आ, आप सभी का गुरु मंत्र एकेडमी पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय में संधि जो टॉपिक है हमारा उसको हम पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए। संधि, जैसे कि संधि शब्द के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। पहले हम इसका अर्थ देख लेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ठीक, अब संधि शब्द जो है ये हमारा बना कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। संधि शब्द जो बना है वो हमारा सम उपसर्ग और धी धातु से बना हुआ है। इससे हमारा ये संधि शब्द निर्मित हुआ है। अब आगे आएंगे हम परिभाषा पे कि संधि की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले हमें उसके नियमों को और वो क्या है इस विषय में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए, संधि जो संस्कृत में परिभाषा दी गई है उसके विषय में देख लीजिए। संधि की जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। संधि की यह संस्कृत में परिभाषा है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इसका अर्थ होता है सन्निकर्षः शब्द का अर्थ होता है निकट, अत्यंत निकट, और संहिता का मतलब होता है जोड़ या मेल। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जब दो अक्षर या दो वर्ण, पहले तो जान लीजिए संधि होती किसकी है। संधि हमेशा वर्णों की होती है, शब्दों की नहीं। वर्णों के जुड़ने से संधि जुड़ती है, संधि तब बनती है। तो जब अत्यंत समीप दो वर्ण अत्यंत समीप आएंगे तो उनके जुड़ने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होगा या जो उच्चारण संबंधी परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। उसी को हम संस्कृत में संहिता कहते हैं, जुड़ा हुआ। संहिता का तात्पर्य होता है जुड़ा हुआ। तो इस तरह से संधि की परिभाषा हुई कि जब अत्यंत समीप के दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और उनसे जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है अथवा जो उच्चारण में परिवर्तन होता, उसी परिवर्तन को, उसी विकार को हम संधि के नाम से जानते हैं। आया समझ में? लिखना जरूरी नहीं है इस चीज को कि हम हिंदी में लिखें, बस समझ लेना बहुत है कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उन दो वर्णों के मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आया समझ में? इसके साथ ही संधि कहाँ कहाँ होती है। संधि जो होती है वो सदैव जो होती है वर्णों में होती है, यानी दो वर्णों में संधि होती है। उसके बाद जो है शब्दों में होती है संधि। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तब भी हमारी संधि होती है। समास में भी संधि होती है। यहाँ हमारी इन सब चीजों जगहों पे संधि जो होती है वो नित्य होती है, यानी यहाँ संधि होनी ही होनी है। और शब्दों का तात्पर्य से यहाँ है कि उपसर्ग और धातुओं का जुड़ना। शब्दों का तात्पर्य है उपसर्ग और धातुओं का जुड़ना। वर्णों में संधि होगी, शब्दों में भी संधि होगी और समास में संधि। इन तीनों जगहों पे संधियां नित्य होती नहीं, होना अनिवार्य है। अगर समास में हम संधि नहीं करते हैं तो समास बनेगा ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन जो वाक्य होता है, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि क्या वाक्य में संधि होना जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। संधि वाक्य में ऐच्छिक होती है। आपकी इच्छा हो तो वाक्य बोलते समय शब्दों को जोड़ें, और आपकी इच्छा हो तो वाक्य बोलते समय शब्दों को अलग अलग करके भी बोल सकते हो, जोड़कर संधि करके भी बोल सकते। इसीलिए संधि वाक्य में प्रश्न पूछ लेता है कि क्या सब वाक्यों में संधि आवश्यक है, तो वाक्यों में संधि आवश्यक नहीं होती है। वहां संधि आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप संधि करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये आ गया हमारा स्टार्टिंग है कि हमने संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कैसे मिलकर बना हुआ है, संधि कहाँ कहाँ होती है और कहाँ ऐच्छिक होती है, ये हमने जान लिया। अब आगे आइए, देखिए हम अपने मुख्य बिंदु पे चलते हैं। देखिए संधि जो होता है, संधि के अगर हम भेद मान ले तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं।
देखिए 3 भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है? यही 2 बिंदी जो बाद में होती है, इन्हीं दोनों बिंदियों का नाम ही विसर्ग है। अब स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर वर्ण जो है जुड़ते हैं, ठीक। व्यंजन संधि में हमारे जो है व्यंजन और कहीं कहीं हमें मिलता है कि ये जो है व्यंजन और स्वर भी मिल जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ व्यंजन संधि में व्यंजन जुड़ते हैं और व्यंजन और स्वर भी जुड़ते हैं। इसी तरह से विसर्ग संधि में हमेशा, एक मिनट देख लीजिए गलत हो गया, विसर्ग संधि में जो है वो विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल होता है और विसर्ग के साथ व्यंजन का भी मेल होता है। इस तरह से हमारे स्वर संधि में क्या क्या आता है? स्वर वर्ण जुड़ते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है वो स्वर संधि है। 2 व्यंजन या व्यंजन स्वर के मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है या उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक ऐसे ही जब विसर्ग के साथ स्वर मिले अथवा विसर्ग के साथ परिवर्तन व्यंजन मिले, तो जो विसर्ग में, कहने का तात्पर्य इस बिंदु में जो परिवर्तन हो, ये बिंदु का रूप जो बदले, उसे हम जो है विसर्ग संधि कहते हैं। अब ये विसर्ग संधि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि विसर्ग के रूप में क्या क्या परिवर्तन होता है। ये कहीं ये छोटा सा बन जाता है, कहीं ये बड़ा सा बन जाता है, कहीं ये रा बन जाता है जिसे हम रेफ की तरह लगा देते हैं। तो ऐसे रूपों में इस विसर्ग का परिवर्तन होता है। जहाँ परिवर्तन होता है विसर्ग में उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग स्वर की बात हो रही थी, तो सबसे पहले स्वर संधि है उसी के विषय में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले हम आएंगे स्वर संधि पे। ये हमारी है स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, इसके मुख्य जो भेद होते हैं, उन भेदों को देख लीजिए। इसके मुख्य जो भेद होते हैं, पहली तो दीर्घ स्वर संधि होती है, उसके बाद दूसरी जो होती है वो गुण संधि होती है, तीसरी जो होती है वो जो होती है वृद्धि होती है। उसके बाद जो है यहाँ देख लीजिए, स्वर जोड़ लीजिएगा, स्वर मान के चलिए, हमने लिखा नहीं, ये स्वर संधि है, यहाँ भी वही है वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी यड़ स्वर संधि, फिर आ जाती है हमारी अयादि। इसके साथ ये 5 तो मुख्य हैं, इसके साथ 2 हमारी और जुड़ती है। एक हमारी जुड़ती है, दिख रहा है यहाँ पे, पूर्व रूप संधि। एक हमारी पूर्व रूप संधि जुड़ती है, ये भी स्वर का ही भेद है। एक हमारी पर रूप संधि जुड़ती है, ये भी हमारे स्वर संधियों के ही भेद हैं। ज़्यादातर हमें छोटी परीक्षाओं में यहीं तक मिलता है, इनके उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के जो मुख्यतः भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, और बाद में जो ये दोनों जुड़े हैं पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि जो होता है, दीर्घ संधि कहाँ होता है, और इसके पहले हम इसका एक सूत्र जान लेंगे। सूत्र से हमारी जो संधि होती है, संधि करना और इसकी परिभाषा याद करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। जैसे इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, अब हम इस सूत्र को, अब इसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम यही दीर्घ स्वर संधि के विषय में ही बताएंगे। देखिए
पहले हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में देख लेंगे कि दीर्घ स्वर संधि का जो ये हमारा सूत्र है वो क्या है, अकह का क्या तात्पर्य होता है। सूत्र लिखा है तो इस अकह का क्या तात्पर्य है। अकह का मतलब होता है आ, ई, उ और री। इस अकह शब्द जो आया हुआ हमारा सूत्र में, ये अकह शब्द जो है ये अक एक प्रत्याहार है। आप लोग पढ़े हुए होंगे या सुना हुआ होगा कि प्रत्याहार होते हैं, तो प्रत्याहार जो होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ जान लें कि अक एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार में अक्षरों का संक्षेपीकरण होता है कि कई सारे अक्षर हमें अलग अलग ना बोलना पड़े, उसके लिए हम केवल 2 अक्षरों का शब्द बोल देते हैं तो उससे हमारे कई सारे अक्षर उसमें समाहित हो जाते हैं। जैसे हम लोग कोड किसी के नाम का कोड बना लेते हैं, जैसे किसी का नाम ओम प्रकाश है तो हम लोग कह देते हैं ओपी नाम है, ये नाम है, वो नाम, जो छोटा सा कोड बना लेते हैं। वैसे समझ लीजिए यहाँ जो अक शब्द है ये अक कोड है एक तरह से, और किसका है, अक्षरों का कोड है। इसे हम संस्कृत की में प्रत्याहार कहते हैं। तो अक जो प्रत्याहार है इसमें जो शब्द अक्षर आते हैं वो हमारे आ, ई, उ, री। लेकिन इस आ, ई, उ, री को हमें केवल छोटे अक्षर ही नहीं गिनने चाहिए, बल्कि इसका मतलब होता है ह्रस्व और दीर्घ दोनों। यानी हम जो है आ, ई, उ, री एक बार कहेंगे तो उसका मतलब है हमें यहाँ छोटा और बड़े, दीर्घ और ह्रस्व दोनों अक्षरों को समझ लेना चाहिए। ये नहीं कि हम अलग से कहेंगे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऐसे अलग अलग से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सूत्र है और सूत्र का मतलब होता है छोटे में बताना किसी चीज को। तो इस तरह से जो हमारा दीर्घ स्वर संधि है इसमें अकह शब्द जो आया है ये एक प्रत्याहार है और इसमें 4 अक्षर आते हैं आ, ई, उ, री। और हमेशा दीर्घ स्वर संधि जो होती है उनमें वही अक्षर आते हैं जिनका दीर्घ भी होता है, जिनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों वर्ण होते हैं। देखिए आ का भी दीर्घ होता है, ई का भी दीर्घ होता है, उ का भी दीर्घ होता है और री का भी दीर्घ होता है। इनमें यही चारों अक्षर प्रयोग किए जाते हैं दीर्घ स्वर संधि में, जिनके दीर्घ अक्षर भी होते हैं और ह्रस्व अक्षर भी होते हैं। तो इस तरह से अकह का तात्पर्य है कि छोटा, छोटी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ये सारी चीजें आ जाते हैं। और सवर्णी का मतलब होता है समान अक्षर, समान अक्षर या वर्ण, कुछ भी कह लें हम, चाहे समान अक्षर कहें चाहे वर्ण कहें, इस तरह से आया समझ में। और दीर्घा का मतलब होता है बड़ा, दीर्घा शब्द का अर्थ होता है बड़ा। अब आया समझ में। कहने का तात्पर्य है अगर हमारा ई, उ, री आए और उसके बाद कोई समान अक्षर आए तो उन दोनों को मिला करके उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे अब इसे हम उदाहरण के उस पर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको। जैसे ये हमारा शब्द है हिम, धन, आलय, ये हमारा शब्द है, ठीक है। विसर्ग लगा देते हैं क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए। यहाँ हमारा क्या मिला है, आ मिला है, यहाँ हमारा बड़ा आ मिला हुआ है, ठीक। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाकर हमारा बड़ा आ हो जाएगा। यही ये कहने का तात्पर्य है कि यदि पहले शब्द के अंत में, यदि संधि में हमेशा 2 शब्द होते हैं और दोनों शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण जुड़ता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ता है, तो इस तरह से पहले वर्ण के अंत में यदि हमें ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री प्राप्त हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी क्रमशः, जैसे यहाँ आ प्राप्त है तो यहाँ भी आ हो। अब ये अलग बात हो सकती है कि यहाँ छोटा आ हो और यहाँ बड़ा आ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को मिलाकर उनका दीर्घ ही बनेगा। चाहे दोनों साइड बड़ा हो, चाहे दोनों साइड छोटे अक्षर हो, चाहे एक साइड बड़ा हो, चाहे एक साइड छोटा हो, लेकिन जो उनको मिल करके बनेगा वो बड़ा अक्षर ही बनेगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है दीर्घ स्वर संधि में कि दोनों तरफ जो है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में जो हमारे अक्षर हों वो एक ही जाति के हों, एक ही, बस छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन हो एक ही बिरादरी के, एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हिम में आया
और आलय का आया। आप सभी जानते हैं जितने भी व्यंजन होते हैं सब में उच्चारण के लिए छोटा आ जुड़ा होता है। तो इस तरह से हिम के माँ में हमारा छोटा आ छुपा हुआ, क्योंकि अन्य कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, और आलय में जो है बड़ा ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा यहाँ आकर के बड़ा हो गया। तो दीर्घ संधि का यही मतलब होता है कि जिस पहले शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ छोटा ह्रस्व या दीर्घ आई उरी आए, और उनके बाद उसी क्रम में, यानी आ आया है तो आ के बाद दूसरे शब्द का आरंभ भी आ से हो, अब वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। इसी तरह छोटी के बाद छोटी या बड़ी हो, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, री के बाद री यू हो, चाहे वो छोटी री हो या बड़ी री हो। हिंदी में हमें री का प्रयोग एक देखने को मिलता है, लेकिन संस्कृत में री दो होती है, बड़ी भी होती है। तो इस तरह से जैसे हमने ये उदाहरण देखा, अब हमारा जो यहाँ पे बनेगा ये हिम शब्द हमारा बना हुआ है। देखिए भाई, मार्कर यूज़ करने में थोड़ी सी राइटिंग खराब हो जाती है। अब देखिए यहाँ हिम आया था, हिम से ये हमारा जो जुड़ा हुआ अक्षर आया ये यहाँ हमने यहाँ लिखा, फिर हमारा ये बचा हुआ था, ये हमने यहाँ पे लय बचा हुआ था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हमारा ये माँ में हमारा आ जुड़ जाएगा तो ये माँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, लाल हो जाएगा, या हो जाएगा। इस तरह हमारा ये हिमालय शब्द बना। इसी तरह से जो और भी संधियाँ होंगी, इनके अन्य उदाहरण होंगे, वो भी इसी तरह से बनेंगे। देखिए जैसे इसके हम अन्य उदाहरण देख लेंगे, ई के उदाहरण देख लेंगे। जैसे ये ई का उदाहरण है, रवि धन इंद्र। हम संस्कृत बनाना विषय में लगा दिया बस। अब यहाँ देखिए पहले शब्द के अंत में छोटी ई है और दूसरे शब्द के आरंभ में भी छोटी ई है। यहाँ देखिए हमें दोनों साइड समान ही ई मिल गई है, ई दोनों साइड है और दोनों साइड छोटी ई ही मिली है, ह्रस्व ई ही हमें मिली हुई है। तो इस तरह से जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बड़ी ई बन जाएगी। ठीक, अब जब बड़ी ई बन जाएगी तो यहाँ से हमारा ई निकल गया था, ये हमारा रव बच जाएगा, और यहाँ बड़ी ई बीच में आ जाएगी मात्रा, और हमारा यहाँ ये हमारा बचा हुआ था। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये वहाँ पे हमारी बड़ी की मात्रा लग जाएगी, और ये रविंद्र ये शब्द हमारा बनेगा। इस तरह से हम संधियाँ करते हैं। और अगर संधि विच्छेद करते तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दोनों शब्द होते हैं जब हम उन्हें अलग करें तो उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। ये नहीं कि हम इस तरह से जोड़ दिए, कोई चीज़ लिखे, जैसे ये शब्द बनता है कपींद्र, ऐसे करके बनता है तो हम कपि लिख दें इधर और इंद्र ऐसे करके लिख दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कपि कोई शब्द नहीं होता है, हमारा शब्द होता है कवि। तो अलग करते समय भी जब हम संधि विच्छेद करें तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे दोनों शब्द अलग हो रहे हैं वो दोनों शब्द भी सार्थक रूप से अलग हों। हम देखिए आप लोगों को एक एक ही उदाहरण बताते चल रहे हैं, अंत में 2-4 क्वेश्चन जो भी होगा इससे जुड़ा हुआ हम लोग कर लेंगे। इसमें देखिए इसके बाद ऊ का उदाहरण देख लीजिए। जैसे ये हमारा भानु शब्द होता है और उदय। ठीक, यहाँ भी देखिए हमने छोटा ऊ पाया है, यहाँ भी हमने छोटा ऊ पाया है। अब ये जो दोनों मिलेंगे तो ये बड़ा ऊ। हमने देखिए दोनों दो उदाहरण हमने जो पहले किया और ये उदाहरण भी, हमें दोनों साइड जो है दोनों तरफ इन्हीं चारों अक्षरों में से कोई एक अक्षर जो है और दूसरे साइड भी उसी के समान अक्षर है। बस ये है कि कहीं हमें दोनों छोटे ही मिल जाएंगे, कहीं बड़े मिल जाएंगे, कहीं एक छोटा एक बड़ा मिल जाएगा, लेकिन होगा उनका दीर्घ। इसी तरह से ये हमारा भान बनेगा, ये हमारा जो है बड़ा ऊ यहाँ आ जाएगा और ये दा और या हमारा यहाँ से बचा हुआ था तो ये हमारा बन जाएगा भानुदय शब्द। अगर हम विसर्ग लगा देते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा, ये इस तरह से भानुदय शब्द बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीर्घ स्वर संधि जो होगी उसमें दोनों तरफ जो है समान अक्षर ही जुड़ेंगे। अगर कोई और अक्षर ला के जोड़ देते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, वो कोई और ही संधि बन जाएगी। इसे देखिए री के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, 2-4 उदाहरण गिने हुए इसके हैं। जैसे मातृधन ऋण, ये शब्द आपको मिलता है तो ये और ये यहाँ भी आपको ये पता है रा नहीं है, ये री की मात्रा है
और यहाँ ऋण का भी ये हमने री लिखा। ठीक, अब ये जब दोनों री बनेगी तो ये बड़ी री बन जाएगी। जल्दी इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन संस्कृत में होता है, इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दीर्घ री भी होता है, भले उनका प्रयोग हमें किताबों में नहीं मिलता है, बहुत कम ही मिलता है। तो जब ये हम जोड़ेंगे तो ये हमारा मात शब्द बनता है, ये मात रहेगा, हम इसमें री ऐड करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ हमारा ये ड़ा बचा हुआ, ये ड़ा हम जब जोड़ देंगे तो ये हमारा जो शब्द बन के बने मिलेगा। ये देखिए ये हमारा बड़ी री है जुड़ा हुआ, यहाँ हम ऐसे करके जोड़ देंगे। संस्कृत के दृष्टि से ये सबसे शुद्ध है, लेकिन जो हमें अब बुकों में मिल जाएगा, जो हिंदी से जुड़ी हुई बुकें या बुकें ज़्यादातर यही मिलता है, ये वाला। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर हमें ये चीज़ मिल जा रहा है तो हमें यही ज़्यादा सही मानना चाहिए, ये कम। क्योंकि जो हमारा प्रक्रिया है, जो हमें शब्दों को सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार हमारा ये ज़्यादा सही है, ये वाला कम। लेकिन जो हमें बुकों में मिलता है, आज के समय में जो देखने को मिलता है, वो इसका प्रयोग नहीं, इसका प्रयोग ज़्यादा। तो ये मिल रहा है तो हमें यही सही कर देना चाहिए। अगर ये भी साथ में है तो हमें इसको जो है महत्व ज़्यादा देना चाहिए, इसको ज़्यादा प्रमुख समझना चाहिए। ऐसा समझ में। इसी तरह से इसके और एक दो उदाहरण हैं। देखिए इसका जो है ये इसके और उदाहरण हैं, जैसे पितृ का एक उदाहरण है, इसी तरह से सेम पितृधन ऋण। अब इसको हम संस्कृत बनाना तो माँ जोड़ दो, ये ऋणम हो जाएगा, पितृ ऋणम। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, आपकी ये री है, यहाँ भी आपका री मिल रहा है। अब जब इन दोनों री को जोड़ देंगे तो ये हमारी बड़ी री मिल जाएगी। आप पुरानी बुकों में संस्कृत के टीजीटी की एक बुक आती है जो हमारा आयोग मान्यता देता है, उसको बाबूराम सक्सेना की एक बुक है व्याकरण प्रवेशिका, अगर उसको देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें जब होगा तो ये हमारा पित्त शब्द बचा हुआ था, यहाँ हमने ऐड किया, ये बड़ी री हमने जोड़ा और यहाँ ये हमारा ड़ और माँ जुड़ा, ये जुड़ जाएगा। तो जब ये हमारा जुड़ के बनेगा तो ये हमारा पितृ, यहाँ हम डबल री लगा देंगे और ये माँ, पितृणम, ये भी हमारा सही होगा। और हमें इस तरह से अगर मिलता है, एक ही री मिलती है तो भी हमारी ये सही होगा। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन प्रमुखता इसकी है। अगर हमें ये उदाहरण मिलता है, ये ऑप्शन में मिलता है प्रश्न पत्र में, तो हमारा ये ज़्यादा सही है, ये उसकी अपेक्षा कम सही है, और नहीं मिलता तो वो सही है। इसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे, इसमें आती है गुण संधि। दूसरा जो है हमारा, हमने देखा था कि गुण स्वर संधि आती है, गुण स्वर संधि आती है। इसका जो सूत्र है उसका नाम है आद गुण। गुण कहते किसे हैं, ये पाणिनि ने बताया कि गुण होता हो क्या क्या है। तो गुण जो है वो छोटा ए और ए नहीं होगा, गलती हो गई, ओ होगा। ये इन्हीं तीन अक्षरों को हम गुण कहते हैं। वैसे और भी कई सारे अक्षर जुड़े होते हैं, ये अर और अल भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन गुण किसे कहते हैं, गुण संज्ञा किसकी है, तो वो आ, ए और ओ, इन्हीं तीन अक्षरों को पाणिनि ने अपने ग्रंथ में गुण कहा है। जैसे हमारी आपकी भी संज्ञा है, जो हमारा नाम है वो हमारी संज्ञा ही है। इसी तरह से वैसे अगर हिंदी में देखें तो गुण किसी की प्रतिभा हो सकती है, उसकी कोई अच्छाई हो सकती है, उसको हम गुण कहते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर हम कहेंगे गुण क्या है, तो हम किसी की प्रतिभा या उसकी योग्यता को गुण नहीं कहेंगे, बल्कि आ, ए और ओ को गुण कहेंगे। कि गुण क्या है, तो आ, ए और वो, ये गुण होता है। अब इसके अंतर्गत जो है इसको कैसे देखेंगे, इसमें क्या होता है, यदि आ अथवा आ, छोटा अथवा बड़ा, ये पहले शब्द के अंत में यदि छोटा हो और बड़ा हो, और दूसरे शब्द
दूसरे शब्द का प्रारंभ जो हो वहाँ ई हो, ऊ हो, री हो और लिरी हो, ये हो। पहले शब्द के अंत में छोटा आ हो अथवा बड़ा हो। दूसरे शब्द का जो आरंभ हो वो चाहे वहाँ छोटी, इसका मतलब हम हमेशा जान लीजिए जब एक लिखा जाए तो इसका अर्थ ये है कि इसको हमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों मानना चाहिए। ये नहीं कि आ ई ऊ री ली लिख दिया तो एक ही माननी, नहीं। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये दीर्घ भी है और ह्रस्व भी इसके अंदर छुपा हुआ, दोनों कहा जा रहा है। अगर ई ऊ री ली कह दिए तो इसका मतलब छोटे अक्षर भी कह जा रहे हैं और बड़े अक्षर भी कह रहे हैं। अब ये भी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब जैसे ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इक कहेंगे तो इक का मतलब होता है ई ऊ री और लिरी। जैसे हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर छंद में अकह समर्णी दीर्घा में अक का मतलब होता है आ ई ऊ री, ये होता है। वैसे ही यहाँ इक का मतलब होता है ई ऊ री लिरी, यानी इनके छोटे अक्षर भी और बड़े अक्षर भी। गुण संधि में क्या होता है, पहले शब्द के जो इसकी परिभाषा लो, परिभाषा रटना कोई जरूरी बात नहीं होती, उसको समझना जरूरी है कि पहले शब्द के अंत में यदि छोटा हो अथवा बड़ा हो, यानी गुण संधि जहाँ भी होगा वहाँ पहली तरफ पहले शब्द के जो अंतिम अक्षर होंगे वो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो ई होगा, ऊ होगा, री होगा, ली होगा। अब ये ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। जब ये जुड़ेंगे तो इनके स्थान पर क्या क्या परिवर्तन होगा इनके जुड़ने से, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे, जब भी आ अथवा आ के साथ ई जुड़ेगा तो ये मिलाकर हमारे जब यहाँ बनेंगे, चाहे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा ए बनेगा। इसी तरह से आ अथवा आ के साथ ये हमारा क्या जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा तो ये हमारा ओ बनेगा। इसी तरह से आ अथवा बड़ा आ के साथ जो है री जुड़ेगा तो ये हमारा मिलकर अर बनेगा। इसी तरह से आ के साथ हमारा बड़ा आ जुड़ेगा तो ये हमारा मिल जाएगा, ये हम अल बन जाएगा। आ के साथ अगर हमारी लिरी जुड़ती है तो ये अल बन जाता है। ठीक, इसी तरह से इनमें परिवर्तन होगा। और इसका मतलब खाली ये क्या कहते हैं छोटे अक्षर नहीं, इनका मतलब है ये चाहे ह्रस्व हो यहाँ चाहे दीर्घ हो, इनमें जो जुड़ेगा उनमें जो परिवर्तन आएगा, यानी आ के साथ छोटी बनेगा तो ए बनेगा, आ के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, आ के साथ या तो बड़े आ के साथ री जुड़ेगा तो अर बनेगा, आ के साथ री जुड़ेगा तो अल बनेगा। अब इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं तो ज़्यादा हमको समझ में चीज़ें आएंगी। जैसे देखिए, ये देखिए, जैसे ये हम देखिए रमाधन ईश ये सब लिखते हैं। यहाँ देखिए हमको बड़ा मिला और यहाँ हमें बड़ी ही मिली, इस तरह से मिला। अब हमें उदाहरण जैसे हमने बताया था कि पहले तरफ क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, और दूसरे तरफ या तो ई होगा, ऊ होगा, री होगा या लिरी होगा। इन चारों अक्षरों में से कोई यहाँ एक होगा। तो ऐसी दशा में जब आ के साथ ई जुड़ेगा तो ये ए बनाएगा, और जब हमारा ए बन जाएगा तो यहाँ हमारा स्वर ये हट गया था इसीलिए रम शब्द बचा था, और यहाँ फिर हमारा ए जुड़ेगा और यहाँ हमारा श बचा हुआ था, तो ये जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा रमेशा शब्द बनेगा। इस तरह से ये संधि प्रक्रिया जो है पूरी होगी। और इसका शॉर्ट ट्रिक एक है कि अगर कहीं भी जुड़ने के बाद हमें एक ही मात्रा दिखाई देती है तो बिना सोचे समझे हमें बोल देना है कि ये गुण संधि है। बहुत कहीं अपवाद मिल जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहीं हमें एक ही मात्रा जुड़ने पर संधि होने पर दिख रही है तो हम ये जानना चाहिए कि यहाँ गुण संधि है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें ओ की मात्रा जुड़ने के बाद मिल रही है तो भी हमें जानना चाहिए कि वहाँ पे गुण संधि। अगर ए और ओ की मात्रा दिख रही है तो हमें वहाँ बिना किसी संकोच के, हम जल्दी अगर हमें करना है तो हम वहाँ बिना किसी संकोच के गुण संधि लगा सकते हैं। बहुत कमी होगा कि जहाँ ऐसी स्थिति ना हो या कोई अपवाद हो तो वहाँ संधि ना हो, नहीं तो अगर हम ओ या ए की मात्रा देखते हैं तो हमें वहाँ पे गुण समझना चाहिए।